जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय दिव्यांशु सर पे। पिछले वीडियो में हम क्लास 10th के प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को शुरू किए थे। दो क्लास उसका हुआ है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का। हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में और समतल दर्पण के बारे में और समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, इन सब चीजों को हम जान के आज लेक्चर 3 हमारा होगा। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का ही लेक्चर 3 रहेगा हमारा। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पणों से हम प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, यानी अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा वीडियो हर संडे टू संडे आप लोगों को मिलता रहेगा जब तक ये मतलब थोड़ी सी परेशानी है। तो जैसे ही परेशानी खत्म हो जाएगी, यानी जैसे क्लास जुलाई से फिर से हमारी वीडियो लगातार मिलेगी, तो जुलाई के पहले हमारी वीडियो हर संडे को, यानी संडे टू संडे आप लोगों को मिलता रहेगा। और क्लास 10th पे अभी फिलहाल वीडियो मिलेगा, उसी चीज को हम, इसी क्लास को, यानी पहले चैप्टर को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो हम गोलीय दर्पण के बारे में आज पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ चुके थे। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, एक कांच का खोखला गोला ले और उस खोखले गोले को काटकर उसके किसी एक पृष्ठ पर पालिश कर दिया जाए, तो जो प्राप्त दर्पण होता है, यानी जो निकाय बन जाता है, जो व्यवस्था बन जाती है, वो हमारी कहलाती है गोलीय दर्पण। यानी यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके किसी एक पृष्ठ पर पालिश कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। वही बात यहां पे लिखा है कि जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर पालिश कर देते हैं तो प्राप्त दर्पण या प्राप्त निकाय हमारा गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, यानी जो क्लास 10th में हमको पढ़ना है उसको हम दो प्रकार के पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है अवतल दर्पण और दूसरा हमारा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण हम किसे कहते हैं? तो ऐसा गोलीय दर्पण जिससे परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। यानी ऐसा गोलीय दर्पण, जैसे हम किसी का ये गोला ले लेंगे और इस गोले के एक भाग को ऐसे काट लिए, ये बना, इसके एक पृष्ठ पर पालिश कर दिए, यानी इधर हम पालिश कर दिए, तो परावर्तन किससे होगा? तो ये हमारा अब बन गया, ये आगे वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये वाला आपका, वो बन गया है परावर्तक पृष्ठ बन गया। तो हमेशा परावर्तन आपका इस दबे हुए तल से होगा। तो अगर परावर्तन दबे हुए तल से हो रहा है तो समझ जाइए वो कौन सा दर्पण है, वो गोलीय दर्पण है। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिससे परावर्तन दबे हुए तल से होता है हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण हम किसे कहेंगे? तो ऐसा गोलीय दर्पण जिससे परावर्तन हमेशा उभरे हुए तल से, उभरे का मतलब होता है कि जो उठा हुआ तल होता है, ऐसे हम, एक गोला था हमारा, गोले के अगर इधर वाले हिस्से को काट लें तो ऐसे जो उठा वाला हिस्सा होगा, यानी उभरे हुए तल से परावर्तन होता है, तो हम उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। यानी अगर दबे हुए तल से परावर्तन होता है तो अवतल दर्पण, अगर उभरे हुए तल से परावर्तन हो रहा है तो उत्तल दर्पण। ये दो प्रकार के दर्पण होते हैं। अब इसमें कुछ परिभाषाएं होती हैं, ये जैसे पॉइंट होते हैं कि ये वाला पॉइंट क्या है, फिर वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस तल क्या होता है। तो ये सब परिभाषाएं होती हैं कि कौन सी क्या होती हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्या ये होता है। आगे हम बढ़ेंगे। अब चलिए, अब आगे बढ़ रहे हैं हम। चलिए, तो ये हमारा है कौन सा दर्पण? तो ये हमारा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ये हमारा कौन सा दर्पण है? तो ये हमारा है उत्तल दर्पण।
तो ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा उत्तल दर्पण है। आप ये जरूर दिमाग में बना के रखिएगा कि ये दोनों ही दर्पण गोलीय दर्पण के एक भाग है, और गोलीय दर्पण का मतलब ये हुआ कि किसी भी कांच के खोखले गोलों को हम काट के बनाए हैं। तो कांच के खोखले गोलों को काट के बनाया जाता है इन दर्पणों को। अब इन दर्पणों में कुछ पॉइंट होता है, जैसे गोलीय दर्पण के इस परावर्तक पृष्ठ के, परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है कि जिस पृष्ठ से परावर्तन होता है, तो ये इधर से हमारा परावर्तन हो गया, यानी दबे हुए तल से होगा। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के इस मध्य बिंदु को, यानी लगभग हमारा मध्य बिंदु ये है, इस मध्य बिंदु को हम ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव का मतलब पोल, पी बोलते हैं। दोनों दर्पणों के लिए सारी चीजें सेम होंगी, तो इसका भी सेम पॉइंट बनेगा, यानी लगभग बीच वाले मध्य बिंदु को हम क्या बोल देंगे, ध्रुव बोल देंगे। हम पी से प्रदर्शित करते हैं, पोल बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, यानी गोलीय दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि गोलीय दर्पण यानी वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र, इसको बड़ी ध्यान से सुनिएगा, दोनों लगभग एक ही जैसे परिभाषाएं बनेंगी। तो ये गोलीय दर्पण, ये दोनों ही गोलीय दर्पण है। अब स्पेशल नाम कहिए तो ये अवतल है और ये हमारा उत्तल है। तो वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, मतलब ये किसी न किसी गोले का भाग है, इसके पहले ये पूर्ण रूप से एक गोला रहा होगा। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी जब ये अपना पूर्ण रूप से गोला रहा होगा तो इसका कुछ केंद्र रहा होगा, तो उस जो गोले का केंद्र होगा वही इस दर्पण का भी केंद्र हो जाएगा। तो मान लीजिए यहां पे सी आ गया, और वक्रता केंद्र को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। दूसरा होता है हमारा वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो सेम परिभाषा ऐसे ही बनेगी कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी जब ये पूर्ण रूप से गोला रहा होगा तो इसकी त्रिज्या भी रही होगी, सेम वो वाली त्रिज्या इस दर्पण की भी त्रिज्या बन जाएगी। तो गोलीय दर्पण त्रिज्या क्या होता है, तो केंद्र से लेकर और परिधि तक ये क्या कहलाता है हमारा वक्रता त्रिज्या को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी पी और सी के बीच जो होगा वो हमारा कहलाएगा वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या के बाद होता है हमारा अभिलंब। अभिलंब का मतलब कि 90 डिग्री, यानी 90 अंश कब बनेगा। तो अभिलंब हम कैसे खींचते हैं, अभिलंब कैसे खींचेंगे, तो गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु को, गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, यानी ये वक्रता केंद्र है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये आर क्या है, यहां से यहां तक हमारा हो गया आर, इसमें भी और सेम चीज इसमें भी होगा, यहां से लेके यहां तक। तो अभिलंब क्या होता है, देखिए हम जो बोल रहे हैं उसको आप लोग, छोटी छोटी परिभाषा है तो हर छोटी छोटी परिभाषा को लिखा नहीं जाएगा, आप लोग सुन के हम बोल रहे हैं उससे लिखते जाइए। हम अभी तक 3 परिभाषाएं बोल चुके, जैसे ध्रुव बोले हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उसके बाद से हमारा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है, तो वक्रता केंद्र हम उसे कहते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण के हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या त्रिज्या हम उसको भी बोल सकते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। ये बात भी ठीक है कि भाई P और C के बीच की जो दूरी है उसे हम वक्रता त्रिज्या भी कह देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, होता है हमारा अभिलंब। अभिलंब हम कैसे खींचेंगे, तो आप एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, अगर वृत्त में या गोले में आपको अभिलंब खींचना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस केंद्र से उठाना है और परिधि को मिलाना है। तो ये वाली जो लाइन होगी ये इस बिंदु पर अभिलंब कहलाएगी। यानी गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को
वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा दर्पण पर अभिलंब कहलाती है या उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। तो दर्पण के, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। सेम चीज यहां भी हो जाएगा, जैसे ये है वक्रता केंद्र से और इस बिंदु दर्पण के किसी भी बिंदु को हम मिला दिए तो ये लाइन हमारी क्या कहलाई जाएगी, अभिलंब। कोई जरूरी है क्या कि इसी बिंदु से मिलाएंगे, नहीं, आप केंद्र से उठाइए और कहीं भी मिला दीजिए, यानी यहां भी मिला दीजिए तो ये इस पॉइंट पे अभिलंब है। आप उठाइए यहां मिला दीजिए तो ये इस पॉइंट पे अभिलंब है। आप कहीं से उठाइए और केंद्र को मिला दीजिए, यानी दर्पण के किसी भी बिंदु से, और लेकिन ध्यान रहे केंद्र को मिला दे, वो लाइन कहलाती है हमारी अभिलंब। तो दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो हमारी कहलाती है, उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। तो ये हमारा हो गया अभिलंब। तो ध्यान में रहे कि केंद्र से उठाएंगे, दर्पण के किसी बिंदु को मिला देंगे, वो उस लाइन पे हमारी अभिलंब। जैसे ये भी एक प्रकार का अभिलंब ही है, जो आप देख रहे हैं पीसी, वो भी एक प्रकार का अभिलंब है। क्यों? केंद्र से उठा है, दर्पण के किसी बिंदु को मिला दिया है, वो क्या उस पॉइंट पे अभिलंब हो गया। ये भी क्या हो गया, ये भी अभिलंब हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्र से उठाएंगे, दर्पण के किसी भी बिंदु को मिला देंगे, वो उस पॉइंट पे अभिलंब कहलाएगा। ठीक। एक मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष हम किसे कहते हैं? तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक जो सीधी रेखा होती है, यानी यही P और C को जो मिलाने वाली सीधी रेखा है, उसे हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो P और C को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? तो मुख्य अक्ष कहलाती है। तो P और C को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है। एक होता है दर्पण का द्वारक, यानी दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण का द्वारक हम किसे कहते हैं? द्वारक का मतलब ये होता है कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम क्या कह देते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी ऐसे हम परावर्तक पृष्ठ पे एक ऐसे व्यास खींच दें तो ये हमारा हो जाता है दर्पण का द्वारक। ये हमारा हो जाएगा दर्पण का द्वारक। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है दर्पण का द्वारक। इस छोटी छोटी परिभाषाओं को आप जरूर याद रखिएगा कि कौन से पॉइंट क्या होते हैं। अगर डायरेक्ट आपको याद हो जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हमारा है दर्पण का द्वारक। उसके बाद से होता है हमारा मुख्य फोकस। क्या होता है कि मुख्य फोकस हम किसे कहते हैं? ठीक। तो मुख्य फोकस हम किसे कहते हैं? मुख्य फोकस हमारा होता है कि ये हमारा है मुख्य अक्ष, यानी P और C को जो लाइन मिला रही है वो कहलाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। अब मुख्य फोकस क्या होता है, यहीं से आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत काम देगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, यानी ये हमारा मुख्य अक्ष है और ये समांतर किरणें हम चलाएं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें टकराई तो अब होगा क्या? टकराने के बाद तो परावर्तन हो, क्योंकि किरणें तो उधर जाएंगी नहीं, उधर पालिस है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, यानी मुख्य अक्ष के इस जिस बिंदु से होकर जाएंगे उस बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। सेम परिभाषा इसके लिए भी बनेगा, लेकिन इसके लिए तो हमारा एक और रूल है। रूल मत कहिए, हमारी ये परंपरा रही है कि हमेशा हम जो वस्तुएं होंगी उसको हम लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ रखेंगे। तो जो भी प्रकाश किरण को हम लाएंगे, आपके 10th के सिलेबस में हम जो भी पढ़ेंगे उसमें प्रकाश किरणों को हम लेफ्ट साइड से यानी बाएं तरफ से ही लाएंगे। तो जो ही हमारा प्रक्रिया है उसको हम बाएं तरफ से ही करेंगे। ये नहीं कि अब इसका ये इधर वाला है तो हम इधर से प्रकाश करना, नहीं, ऐसी गलती मत कीजिएगा। हमेशा आप वस्तुओं को भी रखेंगे तो हम लेफ्ट साइड ही रखेंगे, प्रकाश किरण को भी लाएंगे तो हम लेफ्ट साइड ही लाएंगे। तो ये हमारा मुख्य अक्ष है। P और C को जो लाइन मिला रही है ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें
टकराई उधर तो जा नहीं पाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, यानी इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसमें जो चीजें होंगी वास्तव में होंगी, इसमें हम आभासी तौर पे देखेंगे, वास्तव में यहां से नहीं आ रही है, आभास हो रहा है, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है कि एक बिंदु है, उस बिंदु से ये किरणें निकल के ऐसे जा रही हैं, तो जहां से ऐसा लग रहा है कि ये जा रही हैं उसको हम बोल देंगे मुख्य फोकस। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं, उस बिंदु को हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण का, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये हमारे होते हैं मुख्य फोकस। क्या होते हैं इसको हम जान लिए। ठीक है, मुख्य फोकस के बाद हम चलते हैं आगे फोकस दूरी पर, कि फोकस दूरी क्या होता है। फोकस दूरी हम किसे कहते हैं, तो आप 2 पॉइंट देख रहे हैं, 2 पॉइंट का मतलब कि एक अभी हम जस्ट पढ़े हैं इसके पीछे ही कैपिटल एफ, यानी मुख्य फोकस को आप देख रहे हैं कि मुख्य फोकस क्या है। मुख्य फोकस क्या है, तो ये मुख्य फोकस है। यहां हमारा क्या है, तो ये हमारा ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा है ध्रुव। शुरुआत में ही पहले नंबर पे यही बताया। तो P और कैपिटल एफ फोकस, मुख्य फोकस को हमेशा हम कैपिटल एफ से दिखाएंगे, यानी P और कैपिटल एफ के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं फोकस दूरी, यानी दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो ये हमारा है मुख्य फोकस और ये हमारा है ध्रुव, तो इसके बीच की जो दूरी होगी उसे हम कहते हैं फोकस दूरी। इसे हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एफ से। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी वो कहलाएगी फोकस दूरी। ठीक है, यानी एफ और पी के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, इसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है आगे फोकस तल। फोकस तल हम किसे कहते हैं, तो वह रेखा, वो लाइन जो मुख्य फोकस से होकर गुजरे लेकिन मुख्य अक्ष के लंबवत हो, वो क्या कहलाती है, फोकस तल। तो फोकस तल हम किसे कहते हैं कि इस मुख्य फोकस से होकर गुजरे लेकिन किसके लंबवत हो, तो इस मुख्य अक्ष के लंबवत हो। तो ये हमारा मुख्य फोकस है, इससे होकर गुजरे लेकिन ये इसके क्या हो, लंबवत हो। तो ये वाली हमारी जो लाइन है वो कहलाएगी फोकस तल। ये जो कहलाएगी वो कहलाएगा फोकस तल। तो फोकस तल का मतलब क्या होता है, फोकस तल का मतलब कि वह रेखा जो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होती है, क्या कहलाती है, फोकस तल कहलाती है। सेम यहां भी हो जाएगा। हाँ जरूरी है कि मुख्य फोकस, जैसे अभिलंब तो हमारा ये भी हो गया, सॉरी ये मुख्य अक्ष के लंबवत तो ये भी लाइन हो गई, लेकिन ये फोकस तल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये मुख्य फोकस से होकर नहीं गुजरी। तो ये कंडीशन है कि हम फोकस तल किसे कहेंगे, तो मुख्य फोकस से होकर गुजरे और इस मुख्य अक्ष के क्या हो, लंबवत हो, तो वो कहलाती है हमारी, वो हमारा कहलाता है फोकस तल कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ कुछ परिभाषाएं हैं, इसको जरूर दिमाग में रखना है। हम अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये जानने का हम प्रयास करेंगे कि किरण आरेखों का उपयोग करके हम प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। तो हम पहले ये जान लेंगे कि कैसे हम किरणों को लाते हैं, यानी अवतल दर्पण पे और उत्तल दर्पण पे हम कैसे किरणों को आपतित करेंगे यानी लाएंगे, और उन किरणों की मदद से हम कैसे प्रतिबिंब को बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास मुख्य रूप से 3 नियम है प्रकाश किरण के लाने का, यानी मुख्य रूप से 3 तरीके से हम प्रकाश किरणों को ला सकते हैं। कैसे कैसे लाएंगे, तो चलिए देखते हैं। अब ये इसी किरणों की मदद से हम प्रतिबिंब को बनाएंगे। जैसे एक है हमारा, पहला है इधर से बनाया जाए,
चलिए इस साइड हमारा हो गया कौन सा दर्पण, तो ये अवतल दर्पण। इस साइड हम 3 क्या बना ले, 3 हम बना लेते हैं उत्तल दर्पण को, क्योंकि 3 तरीके ही होते हैं हमारे पास प्रकाश किरणों को लाने का। ठीक है, चलिए हम एक एक करके अब सीख लेते हैं कि कैसे क्या होगा। ये वाला पॉइंट क्या है, तो अभी हम बताए हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये हमारा यहां पर जो पॉइंट होता है वो ध्रुव कहलाता है। पहला रूल है हमारा, पहला नियम जो है हमारा, ये प्रथम नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। ये हमारी परिभाषा थी। तो पहला रूल क्या है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी वो कहां से होकर जाएगी, तो वो जाएगी मुख्य फोकस से। तो पहला रूल है हमारा कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आएगी वो कहां से होकर जाएगी, तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। किस दर्पण में, तो अवतल दर्पण में। इससे भी देख लेते हैं, इसका भी फोकस हम पढ़ लिए हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ लिए हैं, अभी पढ़े हैं कि यहां पर फोकस है यहां पे। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर जाती हैं, तो मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में। तो इसके लिए है समांतर आएगा, फोकस से होकर जाएगा, समांतर आएगा, फोकस को टारगेट करते हुए निकलेगा, यानी ऐसा लगेगा कि फोकस से ही निकल के जाएगा। तो पहला रूल है समांतर जो किरण लाएंगे हम, अगर अवतल की बात करें तो हम फोकस से ले जाएंगे, अगर उत्तल की बात करें तो हम फोकस से ही ले जाएंगे, बस प्रतीत करवाएंगे। ये पहला रूल है। दूसरा रूल हमारा क्या है, हमारा यहां पे क्या है, मुख्य फोकस है। यहां पे हमारा क्या है, मुख्य फोकस है। दूसरा हमारा रूल जस्ट इसी का उल्टा होता है, यानी मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें टकराई तो परावर्तन होगा। तो मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं, यानी जो किरणें मुख्य फोकस से होकर आएंगी वो क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा रूल है। इसमें भी सेम वही रूल होगा कि मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें वास्तव में तो इधर जा नहीं पाएंगे क्योंकि इधर तो पॉलिश है। तो मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। इसमें भी जो फोकस से होकर आएगा समांतर हो जाएगा, ये अवतल दर्पण में। इसमें जो मुख्य फोकस की ओर आता हुआ प्रतीत होगा वो भी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, तो ये हमारा दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल हमारा क्या है, तीसरा रूल हमारा ये है कि यहां पर हमारा होता है कहीं वक्रता केंद्र होता है, यहां पर F हो जाएगा, यहां पर C हो जाएगा। तो जो हमारा वक्रता केंद्र होता है, तो तीसरा रूल है हमारा कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरणें अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती हैं। यानी जो किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी, यानी जो किरण इस C से होकर आएगी वो अपने ही मार्ग में यानी C से ही वापस लौट जाएगी। तीसरा रूल है हमारा कि C से आएगा और C से ही जाएगा। इसमें वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, यानी परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। इसमें भी सेम होगा।
सी को टारगेट करते हुए आएगा, सी को टारगेट करते हुए निकल जाएगा। इसमें सी से तो जो हमारा अवतल दर्पण में जो ही चीजें होंगी वो वास्तव में होंगी, उत्तल में जो हम काम करेंगे वो आभासी तौर पे करेंगे। चलिए कल हम पढ़ेंगे कि क्या होता है अवतल दर्पण से या उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आप ये क्लियर होना चाहिए कि किरणों को हम कैसे लाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए जय हिंद जय भारत।